नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, फॉरेस्टर से रिलेटेड आज हम जो है एमसीक्यूज करने वाले हैं। इसमें आपका बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 पार्ट होने वाले। प्रतिरोध हमें कम करना है, तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए। तो इसे किससे जोड़ना चाहिए दोस्तों? पैरेलल, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है। और यदि ज़्यादा करना हो, यदि आपको विद्युत प्रतिरोध ज़्यादा करना हो तो कौन से क्रम में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में। ठीक है। श्रेणी क्रम में विद्युत प्रतिरोध ज़्यादा होता है और समांतर क्रम में कम होता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? तो जी को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय बल या गुरुत्व के कारण होने वाला त्वरण। तो इसे कहते हैं दोस्तों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। तो इसका मान कितना रहता है? इसका मान रहता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इसकी जो यूनिट रहती है वो रहती है न्यूटन मीटर सेकंड का स्क्वायर बटे किलोग्राम का स्क्वायर। ये इसकी यूनिट रहती है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? तो किसी पिंड का वजन बात करें तो कितना होता है दोस्तों? राइट आंसर क्या है इसका? 0, शून्य रहता है। ठीक है। जब आप किसी पिंड पर, भूमध्य रेखा ही आपकी क्या है? पृथ्वी है। ठीक है। भूमध्य रेखा क्या है? जो सेंटर से गुजरती है। तो भूमध्य रेखा पर जो क्या रहता है? कम रहता है ना। भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाएंगे तो आपका जो है जो वजन है वो बढ़ेगा। ठीक है। ध्रुवों पर जो है सबसे अधिक होगा। ध्रुवों पर कैसा होगा? सबसे अधिक होगा। ठीक है। और जो यहाँ पर भूमध्य रेखा पर जो है सबसे कम होगा और इसके सेंट्रल में क्या होगा? बिल्कुल 0 होगा। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए एक दंड चुंबक पर लगने वाला नेट बल क्या है? तो आपको बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। कैसा होगा? 0 है ना। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा व परिणाम समान हो तो वह क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा व परिणाम समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। तो ये इस पे क्या होगा? इस चुंबकीय पर लगने वाला जो नेट बल क्या रहेगा? इसमें 0 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आयताकार कुंडली पर बल आघूर्ण तब बृहद होगा। कब होता है? जो चुंबकीय क्षेत्र है आपका, उस पर जो है आयताकार कुंडली पर बल आघूर्ण कब बृहद होगा? मतलब कब बढ़ेगा? फेरों की संख्या अधिक हो तब, या फेरों की संख्या कम हो, या कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुलंब हो, या कुंडली का क्षेत्र छोटा हो। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आयताकार कुंडली पर जो बल आघूर्ण होता है दोस्तों, वो फेरों की संख्या अधिक हो तब बल आघूर्ण तब बृहद होगा, है ना, तब ज़्यादा होगा। ठीक है। इसकी एक इक्वेशन होती है, कौन सी होती है? इसे भी आप नोट कर लेना। ये होती है टाउ बराबर जो होती है वो होती है NIAB साइन थीटा। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आयताकार कुंडली पर बल आघूर्ण। ठीक है। ये ऐसी क्या रहती है? इक्वेशन रहती है, जहाँ पर n क्या है? फेरों की संख्या। n बराबर क्या है? फेरों की संख्या। और I बराबर क्या है? लूप में प्रवाहित धारा। और B आपका क्या है? जो B है आपका वो है चुंबकीय क्षेत्र। आप देख लेना। और A जो है आपका दोस्तों, A क्या है? A जो है यहाँ पर वो है आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देख लेनी है। इसी प्रकार से जो है आपके प्रश्न बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन गन 3 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड उत्सर्जित करती है, वे एक धारा बनाएंगे। तो बताना आपको इसका राइट आंसर क्या है। तो ये ऑप्शन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी यहाँ पर? 3 × 10⁻16। ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है।
ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। अब देखो तो Q बराबर आपको निकालना, क्या निकालना है, आवेश। आवेश बराबर क्या होगा, Q बराबर NE। ठीक है। जहाँ पर N, तो यहाँ पर जो है N क्या है आपका, जो इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड में है, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कितने इलेक्ट्रॉन है, N का मान है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये क्या है उस पर आवेश। तो यहाँ पर आप जब कैलकुलेट करोगे 3 गुणा 10⁻16 जो आपका क्वेश्चन में दिया है, एक मिनट। तो यहाँ पर आप देखोगे जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 गुणा 10⁻16 एन है ना, एन का मान है 3 गुणा 10⁻16 और इंटू 1.6 गुणा 10⁻⁻19। इनको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, तो ये आएगा आपका, जब आवेश देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, 19 में से 3 कितना बचे, 16 में से 3 -3 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आएगा आपका, ये आएगा टोटल 4.8 गुणा 10⁻⁻³ कूलाम। और अब आपको क्या निकालना है, आई, विद्युत धारा। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, आई बराबर Q/T। विद्युत धारा निकालनी ना आपको, तो Q हमारा आ गया, कितना था, Q जो हमारा है वो है 4.8 गुणा 10⁻⁻³ हमारा Q आया था, और धारा हमारी कितनी है, जो समय हमारा कितना दे रखा है 1 सेकेंड। ठीक है। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो 1 सेकेंड इसमें टाइम है। तो ये जो आंसर आएगा आपको कितना आएगा, ये आएगा आपका 4.8, जितना ये है उतना ही आपका आंसर आएगा। ठीक है। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। प्रति सेकंड मतलब का मतलब रहता है 1 सेकंड में, तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक नेत्रिका के उत्तल लेंस हो जो एक ही पदार्थ से बने हैं कि फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर है तथा 2 सेंटीमीटर हो, तो यह संयुग्मन अवर्णक हो तो इनके बीच दूरी होगी। सेंटीमीटर में आपको दूरी निकालनी है, इंग्लिश में भी आप देख लेना, रीड कर लेना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, तो दिया है हमारे पास -F1 फोकस दूरी है ना, कितनी है 4 सेंटीमीटर, और F2 कितनी है, उत्तल लेंस की जो एक ही पदार्थ से बने हैं, फोकस दूरी दे रखी है आपकी दोस्तों, वो है आपका बराबर F1 बराबर 4 सेंटीमीटर और F2 बराबर 2 सेंटीमीटर, -F1 नहीं है, बराबर है। ठीक है। 2 सेंटीमीटर दी है। अब जो है, जो आपको क्या निकालना है, अवर्णक हो तो इनके बीच दूरी, तो दूरी अवर्णक के लिए जो है दूरी बराबर क्या रहती है, तो डिस्टेंस बराबर रहता है आपका, जो आपकी फोकस दूरी है F1 + F2 बटे आपका 2। तो F1 और F2 कितना है, 4 + 2 बटे 2, तो कितना आएगा आपका 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है इसका राइट आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन का पहला नियम किस रूप में जाना जाता है, तो न्यूटन का पहला नियम क्या था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गतिमान अवस्था में है, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर जो है कोई बाहर से बल लगेगा, है ना। ये कोई वस्तु है, ये क्या है, विराम अवस्था में है, या ये कोई वस्तु है जो कैसी है, गतिमान अवस्था में है। इन दोनों की अवस्था में परिवर्तन कब होगा, जब इसमें कोई बाहर से बल लगेगा। ठीक है। बल लगेगा तो अब खोज की बात, इसमें बल लगेगा तो ये क्या हो जाएगी, गतिमान, है ना, और इस पे बल लगेगा जो गतिमान है ये और तेज हो जाएगी। ठीक है। तो यही न्यूटन का क्या है, पहला नियम है। तो किस पर जो है, किस पे है दोस्तों, यह है जड़त्व का नियम, है ना। इसे जो है लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है, जड़त्व के नियम से भी जो है इसे जाना जाता है। तो यह कारण किस न्यूटन ने जो कहा था पहले नियम है, यह किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण, है ना। यह प्रवृत्ति जड़त्व के कारण होती है और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम। अब आता है एक्सीलरेशन इज, त्वरण होता है। त्वरण क्या होता है, बल का व्युत्क्रमानुपाती, मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती, या बल का समानुपाती। तो त्वरण बराबर क्या होता है, सबसे पहले तो हम देखते हैं, त्वरण बराबर होता है ए बराबर होता है F/m। ठीक है। F क्या होता है दोस्तों आपका बल, और m क्या है आपका द्रव्यमान, है ना। तो राइट आंसर क्या है आपका बी। मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती मतलब मास, ये मास है ना, व्युत्क्रमानुपाती, और ये बराबर के साइन में आपका बल है, इसका मतलब ये बल के समानुपाती। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है।
तो क्या होता है त्वरण? तो बल आपको पता है, बल बराबर मास गुणा त्वरण होता है। F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, आवेग किसके तुल्य होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका संवेग परिवर्तन की दर, है ना। तो आवेग जो है कभी पूछा जाता है कि कैसी राशि है, यह जो आपकी सदिश राशि है, कभी इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। और इसकी जो है दोस्तों एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकंड। क्या होती है? न्यूटन सेकंड जो है इसकी एसआई यूनिट होती है, न्यूटन सेकंड। किसकी? आवेग की। ठीक है, तो यह संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, के तुल्य होता है। अगला है, संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है? तो क्या होती है दोस्तों संवेग में परिवर्तन की दर? तो ये होती है दोस्तों आपके बल। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर बराबर क्या होती है? आपने पढ़ा होगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, फिर डेल्टा पी आपका क्या था? एम डेल्टा वी बटे, ये इसकी इक्वेशन है, डेल्टा टी। ये बराबर किसके होता है? एम ए, जो मास है आपका और त्वरण है, और मास और त्वरण किसके बराबर होता है? बल। ठीक है, तो संवेग की परिवर्तन दर किसके बराबर होती है? आपका बल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका, सी इसका राइट आंसर है। अगला है, यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है? तो कौन सा लगता है दोस्तों? फ्रैक्शन, घर्षण बल लगता है ना। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उस पर जो नीचे से जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? घर्षण बल। ठीक है, राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वस्तु का द्रव्यमान, अब बताइए आप क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है या सब जगह एक समान रहता है ना। कोई वस्तु है ना, तो उसका द्रव्यमान कैसे रहता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी कैसा रहता है? सब जगह जो है एक समान रहता है। अगला क्वेश्चन है, अभिकेंद्रित त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? तो बताना आपको कौन सा होता है? 34। तो इसका राइट आंसर आपका 90 डिग्री। ठीक है, 35 है, एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि पानी से कम उसका क्वथनांक, उसका घनत्व, उसकी श्यानता, उसका पृष्ठ तनाव। तो एल्कोहल का क्वथनांक जो है पानी से कम होता है। ठीक है, इसीलिए जो है एल्कोहल आसानी से क्या हो जाता है? पानी से पहले ही वाष्पित हो जाता है। राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, है ना। रूपांतरण में, स्पिन में, कक्षीय में या कंपन में, किस में घूमते हैं? अब आपके आती है केमिस्ट्री, तो इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन जो है कक्षीय गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, कैसे घूमते हैं? कक्षीय ऑर्बिटल में। अब अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे प्रथम समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है? तो आपको बताना है प्रथम समूह और चौथे आवर्त में 37। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर सी, है ना, 19। तो इसके ये क्या होगा? पोटेशियम। ठीक है, निम्न में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? हमने केमिस्ट्री की एक जो है वीडियो अपलोड की थी, उसमें आपका 70+ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं देखी तो एक बार प्लेलिस्ट में फॉरेस्टर की जाकर जरूर देखें। ठीक है, वो क्वेश्चन सारे रिपीटेड है, वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। निम्न में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता आपको पता है? इनमें से सबसे अधिक किसकी होगी? एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम, थैलियम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर हेलोजन की बात करें तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। इस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में बनते हैं, तो इसलिए ये चीज़ आपको अच्छे से नोट कर लेनी। इनमें से सबसे ज़्यादा जो होगा बोरॉन का होगा। ठीक है, बोरॉन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है।
तो अगर हम बात करें दोस्तों, ये आपकी क्या है, आवर्त सारणी है ना। यहाँ से ये लेफ्ट होता है आपका, एक राइट। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो विद्युत ऋणात्मकता है आपकी, विद्युत ऋणात्मकता ये कैसी होती है, बढ़ती है, ठीक है। और अगर हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता आपकी कैसी होती है, घटती है। तो ये आपको नोट कर लेना, ठीक है। अब बेकिंग सोडा क्या है, एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट, सोडियम आइसोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या एल्यूमिनियम सल्फेट। तो आपको बताना है बेकिंग सोडा क्या है। तो बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका सूत्र क्या रहता है दोस्तों, NaHCO3। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी इसे जाना जाता है ना। इसे खाने के रूप में यूज करते हैं ना, खाने वाला सोडा कौन सा आपका, बेकिंग सोडा। और औषधि के रूप में भी, अम्लता को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और अग्निशामक यंत्रों में, ये अभी आया था केमिस्ट में, अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का। तो ये आप अच्छे से इसे नोट कर लेना है। एल्किन पहले के रूप में जाने जाते थे, पैराफिन्स, टिटोनोफिन्स, ओलिफिन्स या मेलोफिन्स। तो एल्किन को किस रूप में पहले जाना जाता था, तो इन्हें जो है दोस्तों ओलिफिन्स के रूप में पहले जाना जाता था। इसका साधारण जो सूत्र रहता है एल्किन का, CnH2n, ठीक है। CnH2n जो है इनका साधारण सूत्र रहता है, जहां पर n क्या है, यहाँ पर कार्बन की संख्या, ठीक है। तो सबसे सरल एल्किन जो आपका रहता है वो रहता है इथाइलिन। एल्किन क्या होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड्स रहते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। तो सबसे सरल यही है ना। अगला है एलिल ब्रोमाइड का IUPAC नाम क्या है। तो आपको बताना IUPAC नाम भी आपके पास है, एलिल ब्रोमाइड। एलिल क्या होते हैं, जिनमें जो है डबल बॉन्ड के साथ कोई जो है आपका ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जो डबल बॉन्ड वाले रहते हैं, इनके साथ ब्रोमीन है ना। तो ये आपके एलिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो अब आपको बताना है इसका नाम क्या है। तो 1 2 3, ठीक है। तो नाम क्या होगा, 1 ब्रोमोप्रोपिन। तो इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमोप्रोपिन। तो यहाँ पर आपका 3 ब्रोमोप्रोपिन दिया है, तो जो कैसा है, गलत है। नाम क्या है इसका, 1 ब्रोमोप्रोपिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, 1 ब्रोमोप्रोपिन। अब है आपका अगला है जर्कोनियम एवं हाफनियम की परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं, क्यों। जो जर्कोनियम है और हाफनियम है, इनकी जो परमाणु त्रिज्याएं हैं वो दोनों समान होती है। कई बार जो एग्जाम में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, डी ब्लॉक से है। बहुत बार जो एग्जाम में पूछा गया है, क्यों होता है, उनके सम इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण, उनके सम ट्रॉनिक होने के कारण, लेंथेनाइट संकुचन के कारण, या ब्रिकित त्रिभुजाकार द्विपिरामिड। तो ये होता है दोस्तों आपका लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण, है ना। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आप पढ़ोगे जब डी ब्लॉक पढ़ोगे, संक्रमण तत्व पढ़ोगे, उसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। अगला है कि परमाणु त्रिज्या का सही क्रम क्या है। तो हमने यह प्रश्न जो है आपके जो आपकी जो इससे पहले वाली जो वीडियो थी केमिस्ट्री से 70+, उसमें ही आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो परमाणु त्रिज्या दोस्तों, जितना ज़्यादा आपका ऋणायन का आकार होगा, नेगेटिव जितना ज़्यादा होगा, उसकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, परमाणु त्रिज्या भी ज़्यादा होगी। तो नाइट्रोजन पे 3 है, ऑक्सीजन में 2 है नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन में कोई नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की पहचाना जा सकता है किससे, चक्रण आवेश उस मार्ग द्वारा जिस पर यह चक्रण कर रहा है, चारों क्वांटम संख्या द्वारा। तो किससे जो है हम पहचान कर सकते हैं, तो चारों क्वांटम संख्याओं द्वारा जो है हम इसकी पहचान कर सकते हैं। तो क्वांटम संख्या आपकी 4 है, कौन कौन सी है। पहला आता आपका मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। और यह क्या करती है, इलेक्ट्रॉन की आकृति को बताती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की आकृति कौन सी बताती है आपकी, जो आपकी है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड जो आपकी आती है दोस्तों, आती है द्विगंशी, है ना, उसे हम जो है L से प्रदर्शित करते हैं। यह आपका क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन का आकार। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है।
ठीक है, तथा उपकोष। और तीसरा जो आपका है दोस्तों वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक जो इसे m से प्रदर्शित करते हैं। यह जो है इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास है ना, इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास। अभिविन्यास का मतलब ओरिएंटेशन, विन्यास आपको बताता है, अभिविन्यास। ठीक है। और जो चौथा है दोस्तों आपका, चौथी जो आपकी आती है वो आता है आपका चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन वाला है ना, इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। और यह जो है स्पिन बताता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है ना, इलेक्ट्रॉन का क्या बताता है, चक्रण बताता है। +1/2 और -1/2 जो इसकी वैल्यू रहती है आपने पढ़ा होगा। तो ये चारों क्वांटम संख्या है, इसे आप नोट कर लेना। ठीक है, इन चारों से जो हम इलेक्ट्रॉन का पता कर सकते हैं। अगला है निम्न अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन भी है आपके पास, फॉरेस्टर वालों के लिए है, और जो इम्पोर्टेंट है आपका लैब असिस्टेंट के लिए तो है ही है। 45 आपको बताना है, जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है, कौन सी अभिक्रिया यह। तो ये आपकी क्या है, परकिन अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये रिएक्शन क्या है आपकी, परकिन रिएक्शन है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला है आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम भी है आपके पास, तो इसका जो है आपको बताना है, तो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम कहाँ से, यहाँ से शुरू करेंगे है ना, यहाँ से 1 2। तो पहले में आएगा 1 इथॉक्सी, क्योंकि इथाइल ग्रुप लगा है इसलिए 1 इथॉक्सी। दूसरे पे आपका नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन है ना। ये जो रिंग रहती है आपकी, इसको क्या कहते हैं, जिसमें कोई बॉन्ड नहीं होता, सिंपल रिंग, इसको कहते हैं आप साइक्लोहेक्सेन है ना, साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण अपकर्षण से अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स। तो इसका मतलब ये तीनों है, पहला दूसरा तीसरा है ना। पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण और मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना और पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी संतुलन। तो चारों, ये तीनों ऑप्शन जो इसके राइट हैं। अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम या न्यूक्लियस में। तो इसमें होता है 48, तो न्यूक्लियस में होता है ना। यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं कहलाती है जिनमें केंद्रक कला जो है, केंद्रक कला और कोशिकांग पूर्ण विकसित पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक कला प्लस कोशिकांग दोनों जो है पूर्ण विकसित पाए जाते हैं। इनके केंद्रक में जो है प्रोटीन, डीएनए, आरएनए भी पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। और इसके एग्जाम्पल क्या है दोस्तों आपके, जैसे शैवाल हो गए यूकैरियोटिक कोशिका के, पूछा जाता है, जैसे नीले हरे शैवाल है, और विकसित जो जंतु वनस्पति है, ये सारे किसमें आते हैं आपके यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी। आरएनए का जो संश्लेषण होता है वो किस में होता है आपका, न्यूक्लियस में है ना। और आरएनए का जो कार्य, मुख्य कार्य क्या रहता है, प्रोटीन संश्लेषण का। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। मेंडल को जाना जाता है, तो किस लिए जाना जाता है, 59 का सी, जेनेटिक्स है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल देखा होगा आपने, आनुवांशिक थे है ना, आनुवांशिक का इन्हें जो है क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग किसमें किया था, मटर के पौधे में। ठीक है, इन्होंने जो है 3 नियम दिए थे, कौन कौन से, पहला दिया था प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरा इन्होंने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था। इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। कैनिस वॉल्पिस का वैज्ञानिक नाम है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो आपको पता है यूकेएसएससी में बनते हैं है ना। साइंटिफिक नेम, भेड़िया, कुत्ता, लोमड़ी, लकड़बग्घा। तो इसका राइट है लोमड़ी है ना। लोमड़ी का नाम है कैनिस वॉल्पिस। बाकी भेड़िया और कुत्ते का आप याद रख लेना, भेड़िया का उतनी, भेड़ी का भी हो सकता है, इसे भी आप नोट कर लेना।
कुत्ता और भेड़िया, इनको आप जो है सर्च कर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको विचार करना है, ठीक है, आंसर नहीं देना है, क्या करना है, सिर्फ विचार करना है। समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती है। बिल्कुल, शाकभक्षी का मतलब क्या रहता है कि जो पौधों को खाती है, ठीक है, और अपना जीवन यापन करती है। दूसरा है मछली की कुछ जातियां शाकभक्षी होती है। तीसरा है समुद्री स्तनपायियों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती है। चौथा है सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होती है। तो हम आपको बता दें कि इसका राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर, ये सारे जो है इसके राइट आंसर है ना। समुद्री जो कच्छप है, कछुए हैं, उनकी कुछ जातियां शाकभक्षी होती है, बिल्कुल सही है, मतलब अपना जीवन यापन पौधों से करती है। मछली में हम आपको बताते हैं, जैसे आपका हो गया पैरेट फिश, एग्जाम्पल में आ सकता है, ठीक है, और सर्जन फिश, ये क्या है, ये जो है पौधों को खाकर जो है अपना जीवन यापन करती है। और अब आता है स्तनपायी जातियां हैं आपकी समुद्र में, जैसे आपका महासागर में जो मांसाहारी होते हैं, लेकिन कुछ जो है शाकाहारी होते हैं, जैसे आपका क्या रहता है, समुद्री गाय और मैनेटिस, ठीक है, ये कैसी जातियां हैं जो शाकभक्षी है। शाकभक्षी का मतलब जो क्या खाती है, घास। कौन सी है, समुद्री गाय और मैनेटिस, समुद्री स्तनपायी में। और सांपों में दोस्तों आपके जो है विशाल सांप जो है, जो अमेजन जैसे जंगलों में पाए जाते हैं, नदियों में पाए जाते हैं, जैसे ग्रीन एनाकोंडा। तो जो सजीव प्रजनन का मतलब है तो जो अंडों नहीं सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, डायरेक्ट बच्चों को जो जन्म देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सजीव प्रजक, ठीक है। जैसे ग्रीन एनाकोंडा हो गया, सैंड बुआ आपको पता है सांप की एक प्रजाति है, तो ये आपके क्या है, सजीव प्रजक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों, ये मिट्टी जो खाद है आपकी, जो आप अपने खेतों में डालते हैं, ह्यूमस, सबसे ज़्यादा जो है किसके प्रतिशत में कौन सा रहता है इनमें से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन। तो हम बता दें सबसे ज़्यादा रहता है आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्बन। कितना रहता है, 60%। सेकंड नंबर पे नाइट्रोजन, ये रहता है 6%। जो आपकी ह्यूमस है वो नाइट्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है, तो जो नाइट्रोजन का परसेंटेज रहता है 6%, कार्बन का रहता है 60%। तो आपको पता है ह्यूमस का आपके पौधों में क्या काम है, ग्रोथ का काम करती है, उन्हें पोषण प्रदान करती है। ये छोटी छोटी चीज़ आपको सभी जो है अच्छे से पता है। अब आता है निम्न में से कौन सी एक परिघटना उत्पादन, परभक्षण, पोषण, रूपांतरण, ऊर्जा और पदार्थों का अंतर्वहन और बहिर्वाह जैसे प्रक्रम शामिल है, कौन सा है इनमें से। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, आपका ये आते हैं आपके जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है, बायो जियो केमिकल साइकिल में आपका उत्पादन भी आता है, परभक्षण, पोषण, रूपांतरण, ऊर्जा और पदार्थों का अंतर्वहन, बहिर्वाह, इस प्रकार के प्रक्रम आते हैं जैव भू रासायनिक चक्र में। अगला है दोस्तों श्वेत रक्त। अगला है रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है, मतलब जो WBC है आपके, उनका कार्य क्या है आपके ब्लड में। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, जो आपका संक्रमण से जो है संघर्ष करते हैं, आपको जो है जो आपके संक्रमणकारी जैसे जीवाणु, विषाणु है, इनसे आपकी जो है रक्षा करते हैं, बीमारियों से लड़ने का कार्य करते हैं। WBC को हम व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, और इसे जो दोस्तों ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी इसे कहते हैं, है ना। तो ये आप इसे जो है आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, RBC और WBC, ठीक है। और जो WBC में आपका हीमोग्लोबिन उसमें नहीं पाया जाता, जबकि रेड ब्लड सेल्स में आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आंख का बाहरी सफेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है वो है, तो क्या कहते हैं उसे, स्क्लेरा, ठीक है। जो आपका आंख है उसका जो श्वेत हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, स्क्लेरा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं हिंदी में जो दोस्तों इसे कहते हैं श्वेत पटल। इसमें क्या पाया जाता है आपका, कोलोजन, ठीक है, ये कोलोजन और फाइबर युक्त होती है, ठीक है, कोलोजन और फाइबर युक्त यह आपकी होती है। अब आता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है। जब आपकी फोटोसिंथेसिस होती है तो किस कारण से होता है, जल अपघटन, कार्बोहाइड्रेट का अपघटन, तो किस कारण होता है 56, तो यह होता है दोस्तों आपका जल का प्रकाश अपघटन के कारण, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के कारण
प्रकाश जल जो है विमोचित होता है। अगला है चुकंदर पौधे का भाग है, कौन सा है? मुख्य भाग, आकस्मिक, तने का कंद, तो प्रकंद, है ना। चुकंदर जो है वो पौधे का कौन सा भाग है, इस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे आलू, आलू जो है पौधे का कौन सा भाग है, और जैसे भी वो है आपका शलजम जो है, मूली कौन सा भाग है, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो राइट आंसर आपका जड़। ठीक है, तो चुकंदर जो है कौन सा है, जड़ है पौधे का। निम्न में से कौन सी बात बायोफाइटा के बारे में सही है, सच सही है, कौन सी है जो बायोफाइटा के बारे में ट्रू है? प्रमुख चरण गैमेटोफाइट होते हैं, पौधे का मुख्य शरीर अगुणित होता है, बीजाणु होमोस्पोरस होते हैं, फूल मौजूद होते हैं। तो कौन सा सही नहीं है, नहीं है हमके, तो इसमें जो है दोस्तों आपका फूल मौजूद नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। जो ब्रायोफाइटा है आपको इसमें पहचान, इसकी एक ही पहचान है कि इसमें आपके फ्लावर नहीं बनते। ठीक है, ब्रायोफाइटा कैसे हैं, छोटे छोटे पौधे रहते हैं जो आपके नमी वाले स्थान में पाए जाते हैं, और इनमें जो है जड़ों का अभाव रहता है। जो आपकी जड़ें हैं, वास्तविक जड़ें हैं, वो भी इनमें नहीं पाई जाती है, और इनमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है ना, क्लोरोफिल किसी किसी में पाया जाता है। और क्या होते हैं, स्वपोषी होते सारे। ठीक है, बाकी अब ब्रायोफाइटा के बारे में जो भी आपको जानकारी लगती है वो आप अच्छे से पढ़ लेना। और इनमें सबसे मेन कारण, इनमें फूल नहीं होते। तो टिटनस रोग उत्पन्न होता है ह्यूमन हेल्थ से, आपका हेल्थ और हाइजीन वाला भी है ना, हेल्थ वाला भी है आपका। तो टिटनस रोग जो है किस कारण होता है, 59 आप, तो ये होता है दोस्तों आपका क्लोस्ट्रीडियम टिटेनेसिस से। हिंदी में इसे जो है दोस्तों कौन से नाम से जाने जाते हैं, धनुष टंकार। ठीक है, अगर कहीं धनुष टंकार अगर आता है आपके एग्जाम में तो आपको घबराना नहीं है, उसका मतलब टिटेनस।